जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एमपी जीके के प्रोग्राम में। हमने अपनी एमपी एसआई की जो मैं एमपी जीके पढ़ा था उसमें हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ा था। इसमें हम जो है कि आपका सब्जेक्टिव वे में जो मध्य प्रदेश के जीके को पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश जीके एमपी पीएससी 2026 26 अप्रैल के दृष्टिकोण से कम 30-40% प्रश्न आएंगे। और अब आप देखेंगे, अब मैंने जो है कि बहुत सी अच्छी कोचिंगें हैं, उनके नोट्स या उनके पेपर लगा के देखें तो वो भी उसमें जो प्रश्न मिलते हैं वो हमारी एमपी एसआई के एमपी जीके के जो सेगमेंट था उसमें से ही मिलते हैं, क्योंकि हमने एमपी जीके को बहुत निम्न स्तर से नहीं, हम एमपी पीएससी के दृष्टिकोण से ही पढ़ाया था। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं और साथ में हमारी ये श्रृंखला चल रही है, इसमें भी हम देख सकते हैं। पिछली में कक्षाओं में हमने भूगोल और हमारे यहाँ की नदियों पारितंत्र वगैरह जल पारितंत्र के बारे में हम पढ़ चुके थे, और अब हम जो है कि मध्य प्रदेश के जल मृदा और कृषि संपदा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। जल जल संसाधन में नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नर्मदा नदी, चंबल नदी और विस्तृत सिंचाई क्षेत्र में मध्य पूरा। पर अगर जैसे कि हम बात करते हैं कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में किसका अफवाह तंत्र है, तो वो गंगा नदी का अफवाह तंत्र, गंगा या यमुना का सबसे अधिक अफवाह तंत्र है। ठीक है, ये याद रखिएगा। भले हमारे सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, परंतु अगर आप देखेंगे तो ये वाला रीजन, ये पूरा ये मालवा से जितनी भी नदियां बह रही है, चंबल वगैरह, या चंबल है, काली सिंध है, बेतवा है, केन है, या यहाँ की टोंस नदी है। तो ये सारी नदियां, ये इस एरिया से जितनी भी नदियां निकल रही है, लगभग लगभग पूरी की पूरी क्या है, या तो गंगा या यमुना या गंगा की किसी सहायक नदियों से कहीं ना कहीं गंगा में जाके मिल रही है। यानी कि ये गंगा का मैदान, या कहीं कि आपका गंगा का अपवाह तंत्र है। ठीक है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र, इसीलिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अपवाह तंत्र किसका है, तो वो आपके गंगा यमुना का अपवाह तंत्र है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। मध्य प्रदेश में मृदा संपदा काली मिट्टी की प्रचुरता यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोलते हैं। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में, या आप कहें कि निमाड़ वाले क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में जो है कि वहाँ पे उसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि मुख्यतः वो अगर पानी नहीं होता तो दरारें आ जाती हैं, और वापस से जैसे ही पानी आता तो वो सिकुड़ जाती है, तो वो सेल्फ लगे यानी कि स्वजिताई उसमें होने लगती है। और जो है कि ये सोयाबीन वगैरह के या कपास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए कपास मृदा भी इसको बोलते हैं। फिर कृषि अर्थव्यवस्था में दलहन या सोयाबीन उत्पादन में देश में हमारा मध्य प्रदेश जो आपके शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रमुख, अब हम बात करते हैं प्रमुख जलप्रपात जलप्रपात होगी। तो सबसे अधिक, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है आपका, बहुती जलप्रपात है, मऊगंज जिले में ओड़ा नदी पर। नहीं, मऊगंज जिले में है, ये नदी का नाम चेंज। ठीक है, बहुती नदी पर 198 मीटर का मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये जो नदी है यहाँ की वो है बीहड़, बीहंड नदी पर ये है ना। और फिर दूसरा है चचाई जो कि 130 मीटर है, ये भी रीवा, ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में बीहड़ नदी पर, बीहड़ विहंद इसको बोलते हैं ना, विहंद या बीहड़ नदी जो आपके विहंद नदी, विहंद नदी पर है। फिर केवटी, फिर एक है केवटी नदी, ये भी रीवा में महाना नदी पर मकर संक्रांति को यहाँ पे केवटी नदी में जो आपके मेला लगता है। और बहुती भी कहाँ है आपके, वो ये ओड़ा नदी पर नहीं है, वो भी महान बिहड़ नदी पर है। ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ। और आपको वैसे मैंने अपनी जो पुरानी कक्षा है उसमें बताया गया है कि ये बहुती नदी पर ही है, सॉरी, रीवा में महान बिहड़। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बहुती है, उसके बाद चचाई है, चचाई रीवा में बीहड़ नदी पर, और केवटी जो है कि महाना नदी पर और रीवा जिले में। और मऊगंज में जो है कौन सा है, बहुती है,
और ये कौन सी है? ओड़ा नदी, है ना? ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये तो मैं आपको बता ही दूंगा कि कौन सी नदी पे। फिर आपका ये धुआंधार है, धुआंधार जबलपुर में 18 मीटर का सफेद संगमर का है। संगमर की और कपिल धारा और दुग्ध धारा जो है अनूपपुर अमरकंटक में है, और सहस्त्र धारा जो है खरगोन में महेश्वर में। और पाताल पाताल पानी जो है कि इंदौर में है। हाँ जी। पाताल पानी कहाँ पे है आपका? इंदौर में है, चोरल नदी पे। इसकी जो है कि टांटिया भील जो हमारा टांटिया मामा है उनकी समाधि के पास में। उसके बाद चुलिया जलप्रपात है, वो चंबल नदी पे है। और ये भी आपका कहाँ पे? ये इंदौर में ही है। उसके बाद पांडव फॉल जो है कि ये पन्ना में है, केन नदी पे। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब झीलों और तालाबों के जल संग्रहण की विस्तार जो है आपका देखते हैं हम मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपका सबसे ऊंचा बहुत ही है, मऊगंज डिस्ट्रिक्ट में है। फिर चचाई है, रीवा में बिहान नदी पे। फिर केवटी है रीवा में महाना नदी पर। ठीक है। और नर्मदा पे जो है कि जब जबलपुर में जबलपुर में धुआंधार है, कपिलधारा और दुग्धारा अनूपपुर में, और सहस्त्रधारा खरगोन में। और इधर पाताल पानी इंदौर में है, चोरल नदी पे। चुलिया जो है कि चंबल पे। और पांडव फॉल जो है कि पन्ना नदी में, केन नदी पे। अब झीलों और तालाबों के जल संग्रहण की इसको और एक बार और दूसरी स्लाइड में हमने दो प्रकार के साइड भी बनाई है। उससे बहुत सी चीजें इसमें छूट गई, तो वो उसमें एक साथ रिविजन हम करवाएंगे फास्ट फास्ट। ठीक है। हम्म। तो ये आपका है कि झीलों भोपाल को सिटी ऑफ लेक या झीलों की नगरी कहते हैं। और आप भोजताल जो है कि राजा भोज ने बनवाई थी, अपर लेक बोलते हैं इसको। और साथ में इसमें कोलास रिवर आती है, डैम है। फिर कोला और लोअर लोअर लेक है। और भोजताल का तो राजा भोज परमार राजा ने कोलास नदी पर निर्मित कराया था, और ये एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झीलों में से एक से। ठीक है। और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। और लोअर झील इसे छोटा तालाब भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद तालाबों का शहर ये। हाँ, तालों में ताल और सबसे अधिक तलैया यहाँ पे, इसीलिए कि तालाबों का शहर तो आपके तालाबों का शहर जो है कि जबलपुर, यहाँ पे सबसे अधिक तलैया हैं या तालाब हैं। और ये गोंड शासकों के द्वारा निर्मित थे। और प्राचीन काल में 52 ताल और 84 तलैया यहाँ पे जबलपुर में थी। ठीक है। हनुमान ताल, रानी ताल और आधा ताल जो है कि ये इसके उदाहरण है। अब मध्य प्रदेश में रामसर स्थल की बात करें, तो पहला रामसर स्थल जो है कि भोजताल भोपाल लेक को जो है आपके 2002 में। और जो आर्द्र भूमि दिवस होता है वो होता है आपका 2 फरवरी। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और रामसर कन्वेंशन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये 1972 73 में जब आपके कहाँ से शुरू होती है? 74। ये रामसर स्थल है एक, कहाँ पे? ईरान में, कैस्पियन सी के किनारे। वहाँ पे जो यूनेस्को की एक समिट हुई थी, उसमें जो जो दलदल या अनुपवन क्षेत्र है, या जो पानी या आधा जल पानी और वगैरह थोड़ा बहुत डूबा रहता है, या दलदली क्षेत्र है, या ऐसा क्षेत्र जो उनके पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऐसे क्षेत्रों को जो है कि रामसर भूमि स्थल जो यानी कि वहाँ पे जल प्लस जो मड क्षेत्र या दलदली भूमि वाले क्षेत्र है, उनको रामसर स्थल घोषित किया गया उनके संरक्षण के दृष्टिकोण से। यही रामसर स्थल इसलिए क्योंकि रामसर जगह का नाम था, ईरान में वासी था। फिर तो उसके बाद 1974 से ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद प्रतिवर्ष जो है कि ये एक स्थान, इससे ये होता है कि एक तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन मिलता है, प्लस उसके संरक्षण से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो तेज हो जाती हैं। और जो है कि ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो भोजताल को भोपाल में 2002 में बनाया गया था, रामसर साइट। फिर सांख्य सागर शिवपुरी में 2022 में बनाया गया था। और सिरपुर तालाब इंदौर में 2022 में घोषित किया गया था, इंदौर में। और ये आपका यशवंत सागर, ये इंदौर में, ये भी 2022 में बनाया गया था। ठीक है। और एक और है, अब हमारे यहाँ पे पांचवा आ गया है। ठीक है। सांख्य सागर हो गया है, सिरपुरा, एक आपकी तवा जलाशय। ठीक है। तवा जलाशय 2024। तो तवा जलाशय जो है कि हमारे यहाँ का पांचवा रामसर स्थल है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
मुंज सागर मांडू धार में और राजा वाकपति मुंज के द्वारा ये निर्मित की गई थी। ठीक है, तो कौन सा है? भोजताल, सांकी सागर, सिरपुर सागर इंदौर में और यशवंत सागर इंदौर में, और तवा जलाशय कहाँ पे आपके? ये होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे, मध्य प्रदेश में सिंचाई के परिदृश्य की बात करें तो सबसे अधिक जो हमारे यहाँ पे सिंचाई होती है वो कहाँ से होती है? कुएं और नलकूप के माध्यम से होती है। और कुएं और नलकूप यानी कि जो बोरविंग वगैरह के माध्यम से, तो 67.3% कहाँ कहाँ पे? इंदौर, उज्जैन और मंदसौर में जो कुएं तालाबों से अत्यधिक या सर्वाधिक सिंचाई होती है। और इंदौर में सर्वाधिक इसका घनत्व है। उसके बाद नहरों से 17% सिंचाई होती है और ये नित्य वाहिनी और अनित्य वाहिनी जो या तो पूरे वर्ष बहने वाली और वर्ष में कुछ समय के लिए बहने वाली नदियों से होती है। और ये चंबल घाटी और बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है नहरों से होता है। नहरों से नित्य, हाँ ये ठीक है। और एक आपका क्षेत्रीय आंकड़े, सर्वाधिक सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है आपका? और फिर जैसे कि कुछ क्षेत्र ये नलकूप वगैरह का है, ये नहरों से इतना है। तालाब से सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो ये जो आपका बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे अधिक वहाँ पे तालाब से जल सिंचित होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और सबसे सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो होशंगाबाद और ग्वालियर। और न्यूनतम न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? तो वो आपका है डिंडोरी है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। ओके। ठीक है, ठीक है। तो अब ये आता है कि प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं इनके इतिहास की बात करते हैं। तो सिंचाई के ऐतिहासिक विकास की बात करें तो एक पहली शताब्दी, ये तो 11वीं शताब्दी है। ठीक है, ये 11वीं शताब्दी है। चंदेल वंश के बाद 11वीं शताब्दी में ठीक है, तो ये 11वीं शताब्दी में चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो में तालाबों के निर्माण की बात शुरू की गई थी। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का इतिहास, आदिकाल का इतिहास रहा है। तो उस समय से यहाँ पे जल वगैरह से संबंधित, जैसे कि आदिकाल में नर्मदा और उज्जैन के आसपास का क्षेत्र समृद्ध क्षेत्र था, तो कहीं न कहीं जल की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वो वहाँ पे सिंचाई की उसमें अच्छी व्यवस्था थी। इसी वजह से वो क्षेत्र या वो समाज या वहाँ की जो है कि प्रतिष्ठा और समृद्धि बढ़ी। क्योंकि उस समय पे आदिकाल में कोई भी अगर साम्राज्य बड़ा बन रहा है, तो कहीं न उसकी कहीं उसकी जो उसमें वहाँ पे ना कृषि क्षेत्र अधिक होगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा, तभी उस क्षेत्र में ये इतनी समृद्धि आ सकती है ज़्यादातर। चंदेल वंश ने खजुराहो तालाबों का निर्माण किया 11वीं शताब्दी में। उसके बाद 1923 में वेनगंगा नहर पहली नहर है बालाघाट जिले में बनाई गई थी, ठीक है, मध्य प्रदेश की। फिर 1927 में क्या आया? पगारा बांध ग्वालियर रियासत के द्वारा इसका निर्माण किया गया। उसके बाद 1933 में पलकमती टैंक ये रायसेन में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद सबसे नहर की बात करें तो सबसे प्रमुख नहर में वेनगंगा नहर है, वेनगंगा नदी पर। भांडेर नहर है बेतवा नदी पर। और हलाली नहर है, ये भी आपकी बेतवा नदी पर। और लाभान्वित जिले कौन से? बालाघाट, सिवनी, दतिया, ग्वालियर, रायसेन और विदिशा। और राज्य की पहली नहर कौन सी है आपकी? ये पहली नहर है माता टीला बांध, इसी से निकलता है। और सम्राट अशोक परियोजना का हिस्सा यही है, हलाली परियोजना। याद रखिएगा, हलाली परियोजना जो है कि सम्राट अशोक परियोजना का ही हिस्सा है, ठीक है। अगला बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में मृदा के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो मृदा में जो है कि मध्य प्रदेश में ये पूरा मालवा का एरिया जो है आपका काली मृदा का क्षेत्र है, ठीक है। और सर्वाधिक मालवा और सतपुड़ा में पाई जाती है। फिर लाल पीली मिट्टी, ये लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है बुंदेलखंड बघेलखंड में पाया जाता है, खासकर पूर्वी में। और जलोढ़ मृदा कहाँ पे? ये पूरा क्षेत्र जो है ये पूरा है, ये जलोढ़ यानी कि ये किससे जो चंबल नदी वगैरह के जो मैदान वगैरह, चंबल से ये पूरा एरिया जो आपका पूरा चंबल से जलोढ़ निक्षेप है। इसीलिए यहाँ पे जो है कि खंड पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है रिवराइन खंड या कहें कि बीहड़ वगैरह का क्षेत्र वगैरह है। ये यहाँ से सिंध नदी बहती, तो ये इनका दोआब का क्षेत्र है। अ, चंबल और सिंध का। और ये पूरी यमुना में मिल जाती है। तो ये पूरा क्षेत्र जो आपका क्या है? एलुवियल सॉइल या कहें कि आपका जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है, जो नदियों के द्वारा भिंड मुरैना वगैरह का क्षेत्र। फिर आपके बुंदेलखंड में मिश्रित लाल पीली मिट्टी जो होती है, वो मिश्रित मिट्टी इसी क्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद लेटेराइट मृदा ये छिंदवाड़ा और बालाघाट में
लेटेराइट मृदा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट मृदा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश। अब मिट्टियों की बात करें तो काली मिट्टी को अन्य नाम से क्या-क्या नाम से जाना जाता है? तो आपका रेगुन मिट्टी, कपासी मृद्धि या चेरनोजम नाम से जाना जाता है। विस्तार राज्य के 43% भाग में सर्वाधिक काला न इसका रंग क्यों होता है आपका? टिटेनी-फेरस मैग्नीसाइट्स की उपस्थिति के कारण इसका नाम काला रंग होता है, ठीक है। और विशेष गुण क्या है? स्वजोत वाली मिट्टी यानी सेल्फ प्लगिंग, ठीक है। और नमी धारण करने की अद्भुत क्षमता होती है, जो कि मैंने आपको बताया था। और मुख्य फसलें कौन-सी है? सोयाबीन, कपास और मूँगफली इसमें होती है। और काली मिट्टी का वर्गीकरण, गहरी काली मिट्टी नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में 3.5%, फिर साधारण काली या मालवा पठार में सबसे बड़ा क्षेत्र है और छिछली काली आपके सतपुड़ा के क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे आपका है, हाँ, आगे आपका है कि अन्य मृदा किसे किसमें या स्वास्थ्य की चुनौतियों के बारे में। तो लाल पीली मृदा, जो लाल पीली मिट्टी कितने बघेलखंड क्षेत्र में 33% लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, और फसल जो है आपकी चावल की है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी आपकी कौन से क्षेत्र में? चंबल क्षेत्र में 3%, इसमें पोटाश की अधिकता होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पोटाश की अधिकता और सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और फसलें क्या है आपकी? सरसों, गन्ना और गेहूं है, ठीक है। चलिए मृदा अपरदन की बात करें, या तो मृदा अपरदन या गली इरोजन या अवनलिका अपरदन जो है कि चंबल नदी के द्वारा बीहड़ का निर्माण किया जाता है, किसमें? मुरैना, भिंड और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर मृदा का पीएच मान की बात करें तो आपका 7 जो है कि उदासीन होता है, और 7 से अधिक आपका रहेगा तो ये क्षारीय होगा, और 7 से कम आपका अम्लीय होगा। अम्लीय आपके चूना है, और जिप्सम जो आपका क्षारीय, यानी कि हाँ, उपचार के लिए अगर किसी में अगर एसिडिटी अधिक है या अम्लीयता अधिक है, तो उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए आप चूना मिला दीजिए। और जिस चीज़ में अगर क्षारीयता अधिक है, और उसको कम करने के लिए आप जिप्सम मिला दीजिए, ठीक है। क्षारीयता के लिए जिप्सम है और पहले चूना आएगा, अम्लीयता के लिए पहले चूना लगाओ फिर जिप्सम करो। तो ये याद रखना कि पहले चूना आता है, अम्लीयता क्योंकि अम्लीयता पहले आती है, तो उसके चूना लगाओ और फिर आपका जिप्सम यानी कि उसका लेप लगा दो, ठीक है। चलिए हैं। अब आगे फसल चक्र के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो ऋतु आधारित खरीफ फसल होती है, रबी फसल होती है और जायद फसल होती है। खरीफ फसल किसको बोलते हैं? आपकी मानसूनी फसल है ना? यानी कि जून जून और जुलाई। कब खरीफ फसल जो होती है आपकी जून और जुलाई में बोई जाती है। सोयाबीन, धान, कपास, मक्का, और लगभग आपके सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। उसके बाद रबी की फसल आती है, ये शीतकालीन फसल है, और ये अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है, और लगभग मार्च, फरवरी या अप्रैल में, मतलब लगभग मार्च या अप्रैल के बीच में काटी जाती है। गेहूँ, गन्ना, चना और सरसों, है ना? अब मुझे गन्ना जो होती है मुख्यतः उसको भी खरीफ की फसल में गिनते हैं, पर वो 7 से 8 महीने की फसल होती है। उसके बाद जायद फसलें होती है, ग्रीष्मकाल में होती है, तरबूज वगैरह, ठीक है, और मूँग वगैरह। और उपयोगिता यह है खाद्यान्न में जो है कि गेहूँ और चावल है, तिलहन में सोयाबीन और अलसी है, दलहन में चना और तुअर, अरहर, और नकदी में जो आपके गन्ना और कपास है। और सबसे अधिक दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश में, और सोयाबीन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश सबसे अधिक है, ठीक है। मध्य प्रदेश में दलहन और सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। बाकी में जैसे गेहूँ में कभी दूसरे स्थान पे, कभी तीसरे स्थान पे होता है, लगभग आजकल दूसरे स्थान पर चल रहा है मध्य प्रदेश। प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ और चावल। गेहूँ की बात करें तो गेहूँ का रासायनिक नाम है आपका टिटिकम एस्टिवम, ठीक है। टिटिकम एस्टिवम इसका रासायनिक नाम है। जलवायु कौन सी चाहिए इसके लिए? समशीतोष्ण, जो है कि टेम्परेट वाला क्षेत्र इसकी अ, उपयुक्त है इस अ, फसल के लिए। और वर्षा जो कितनी चाहिए आपके? 75 से 100 सेंटीमीटर। और किस्में कौन सी आपकी? सरबती सीहोर की, मतलब विश्व प्रसिद्ध है सरबती गेहूँ। फिर लोकमत है, लोकमन है, और सुजाता है, ठीक है। और जिले कौन-कौन से हैं? होशंगाबाद, सीहोर और नरसिंहपुर सबसे प्रमुख उत्पादक जिले हैं। होशंगाबाद है, फिर सीहोर है, नरसिंहपुर, ये प्रमुख उत्पादक। और रोग इसमें कौन-सा होता है? रस्ट और टुड्डू। ये याद रखिएगा, ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। रस्ट और टुड्डू जो है इसमें रोग होते हैं। फिर आपके चावल की बात करते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? ओरिया सटिवा सटिवा, ठीक है, ओरिया सटिवा सटिवा। और इसकी जो है कि जलवायु कौन सी है? तो आपकी उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन की है फसल है।
और वर्षा जो है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए होती है। और किसमें आपके चिन्नौर बालाघाट का जीआई टैग प्रमाणित चावल है, फिर काली मूंछ चावल है और बासमती चावल है, ठीक है, याद रखिएगा। काली मूंछ भी जो है आपके चावल की एक जीआई टैग इनको भी मिल चुका है। फिर जिसमें से बालाघाट सिवनी जो है कि सबसे अधिक उपजाऊ जिले हैं, ठीक है। और रोग कौन सा इसमें लगता है, अंगमारी और खेरा। अंगमारी और खेरा जो है ये चावल की फसलों में ये रोग पाए जाते हैं। नकदी और तिलहन फसलें, नकदी और तिलहन फसलों में बात करते हैं तो नकदी फसलों में आपके सोयाबीन का जो है कि इसको पीला सोना बोलते हैं, ठीक है। तिलहन, ये तिलहन फसलों में आते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लाइसरीन मैक्स। और उपजाऊ जो है कि मध्य प्रदेश सबसे अधिक उपजाऊ उपनाम क्या है, मध्य प्रदेश का सोया स्टेट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक उत्पादन कौन से, उज्जैन और धार जिले जो है इसमें अग्रणी है। अनुसंधान कहाँ पे, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय यहाँ पे है। और राज्य का हमारा जो सोयाबीन अनुसंधान है वो आपके उज्जैन में है, ठीक है। राष्ट्रीय जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वो इंदौर में है, राज्य का जो है आपका अनुसंधान केंद्र जो है आपके उज्जैन में है। और कपास जो है इसको सफेद सोना बोलते हैं, ठीक है। इधर पीला सोना हो गया, व्हाइट सोना हो गया, तो फिर तो किसान अमीर हो जाने चाहिए जब उनके पास इतना गोल्ड है तो। कुल जो है आपका इसका इसका कुल क्या है आपका, मालवेशी कुल की है। और सुने कौन कौन से जिलों में सबसे अधिक, तो खरगोन है, खंडवा है, बड़वानी, बुरहानपुर का क्षेत्र है जो है ये, अगर मध्य प्रदेश का ये जो आपका मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया में कपास है ना, ये वाले क्षेत्र में, ठीक है। और किस्में कौन सी आपकी, श्यामली और महालक्ष्मी इसकी किस्में, श्यामली और महालक्ष्मी याद रखिए। अन्य सरसों जो है कि मस्टर्ड, मुरैना और भिंड में होता है। और अफीम जो है आपके मंदसौर और नीमच में उत्पादित होता है, ठीक है। चलिए बागवानी फसलों की मसाले विशिष्ट की बात करें तो आम उत्पादन में रीवा का सुंदरजा और नूरजहां अली राजपुर का ये आपको जीआई टैग भी इनको मिल चुका है। और सबसे फेमस है सुंदरजा आम जो कट्टीवाड़ा और नूरजहां अलीराजपुर में। और सुंदरजा आम जो है आपके रीवा के विश्व प्रसिद्ध। आंवला के लिए पन्ना को आंवला डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, डॉक्टर आंवला, ठीक है। आंवला क्योंकि मेडिसिन में बहुत अच्छे अधिक यूज होता है इसलिए डॉक्टर प्लांट भी बोलते हैं इसको। और पन्ना के लिए, पन्ना जो है कि आंवला में उत्पादन में सर्वप्रथम है। केला बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक उत्पादित होता है। और अंगूर जो आपका रतलाम, रतलाम का अंगूर बहुत ही फेमस। और सब्जियों की बात करें तो लहसुन गार्लिक में आपके मंदसौर में लहसुन पार्क भी है। और लहसुन मंडी वगैरह का क्षेत्र जो होता है वो इसी क्षेत्र में है। और ये उसी क्षेत्र में सर्वाधिक लहसुन वगैरह की कृषि की जाती है। और लहसुन जो है आपकी रबी की फसल है, ठीक है, रबी। धनिया भी रबी की फसल है। गुना में सर्वाधिक उत्पन्न होता मतलब सर्वाधिक उत्पादन। मिर्ची, खरगोन की बेड़िया मिर्ची सबसे अधिक, मिर्ची मंडी सबसे फेमस। और अदरक जो है ये आपके छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में होती है। झूम कृषि बेगा जनजाति के द्वारा दहिया या बेबर खेती होती है जो अब प्रतिबंधित है, ठीक है। झूम कृषि के लो या दहिया के लो या बेबर के लो, ये जो आपके झूम कृषि के प्रकार हैं तो ये आपके अब प्रतिबंधित है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आपका मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु में बांटा गया है, ठीक है। कितने, 11 कृषि जलवायु। पहला आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है, चावल और चावल वाला, चावल वाला क्षेत्र बालाघाट का। फिर छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका। फिर उसके केमूर और केमूर पठार और सतपुड़ा, केमूर पठार और सतपुड़ा, तो ये आपका तीसरे नंबर का क्षेत्र हो गया, ठीक। उसके बाद मध्य मध्य नर्मदा घाटी, गेहूं और होशंगाबाद का क्षेत्र ये आपका, ये 4 नंबर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक। उसके बाद विंध्य प्रदेश आपका पांचवा, ये विंध्य प्रदेश का एरिया हो गया। गेहूं यहाँ पे भोपाल के आसपास कैसे, ग्रिड क्षेत्र आपका गेहूं और सरसों ग्वालियर का जो है ये आपका पूरा ग्रिड क्षेत्र है। यहाँ पे सरसों उत्पादन अत्यधिक होता है। फिर आपका सातवां आता है बुंदेलखंड का क्षेत्र, यहाँ पे भी गेहूं और तिल अत्यधिक उत्पादित होते हैं। उसके बाद 8वां नंबर आपका क्या का आता है, सतपुड़ा का मक्का और ज्वार के लिए, जो 8वां नंबर है आपका। ये जो ये सतपुड़ा का, हाँ यही नंबर की दिक्कत हो रही है, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी तो ये सतपुड़ा का ये वाला
लगभग यहीं के आस-पास का क्षेत्र ये सतपुड़ा का। इस क्षेत्र में जो आपके अत्यधिक मक्का, ज्वार वगैरह होती है। फिर मालवा का पठार आपका वर्ल्ड फेमस है ही सही, सोयाबीन के लिए। फिर निमाड़ का मैदान है कपास और ज्वार के लिए, ये 10वें नंबर पे है। और 11वें नंबर पे आपके झाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र कपासी वगैरह का ये क्षेत्र है, ठीक है? और ये यहाँ पे जो मंदसौर, नीमच में क्या होती है आपकी अफ़ीम होती है, ठीक है? तो 11 कृषि या 11 एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन्स में मध्य प्रदेश को बाँटा गया है, याद रखिएगा, ठीक है? इसके बाद प्रमुख फसलों की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो गेहूँ, ये गेहूँ और सरसों का क्षेत्र है और मक्का वगैरह क्षेत्र हो जाता है। फिर ये गेहूँ, ये कपास और ज्वार का क्षेत्र है और गेहूँ का क्षेत्र है वैसे, और गेहूँ का क्षेत्र ये बहुत फेमस है। फिर ये भी गेहूँ चावल का क्षेत्र हो, ये चावल का क्षेत्र है, ठीक है? याद रखिएगा। फिर कृषि अनुसंधान एवं आर्थिक परिदृश्य की बात करते हैं। तो प्रमुख अनुसंधान में आपके अ, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान इंदौर में है और राज्य का जो आपके उज्जैन में है। सोयाबीन इंदौर में राष्ट्रीय और उज्जैन राजकीय, देखो ठीक है ना? सही बोला। पवार गेहूँ का पवारखेड़ा, होशंगाबाद, खमेरिया जो है कि जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय है, याद रखिएगा। गेहूँ का जो आपके पवारखेड़ा में है राष्ट्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय जो आपका कहाँ पे है वो जबलपुर में है। पवारखेड़ा होशंगाबाद में राजकीय। फिर चावल आपका बड़वानी में है। चावल का राजकीय अनुसंधान, प्रमुख अनुसंधान कपास का आपके खरगोन में है और आम का जो आपके गोविंदगढ़ रीवा में। और आलू, प्याज और लहसुन जो आपके कहाँ पे इसके कृषि निर्यात क्षेत्र आलू इंदौर का, आलू सबसे अधिक यहीं पे इसी क्षेत्र में होते हैं। मसाले गुना और छिंदवाड़े में, और गेहूँ जो आपके भोपाल और होशंगाबाद के क्षेत्र। कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार इस पुरस्कार से विजेता है और जो राज्य में कृषि की श्रेष्ठता का सिद्ध करता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जो हमारे यहाँ की लगभग कितनी 70% से अधिक जनसंख्या जो है कृषि कार्य में या कृषि से संबंधित रोजगार क्षेत्र में है। लगभग 80%, 70 से 80% के बीच में तो है ही। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला एमपीजीके की जो है आपका मध्य प्रदेश में जैसे कि कृषि वगैरह का कितने एग्री क्लाइमेटिक ज़ोन है, क्या कहें किस क्षेत्र में गेहूँ कितना होता है, क्या होता है, ये हमने हमारी ये कक्षा में पढ़ा है। और इसी के साथ ये आज की कक्षा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।